मैं आप लोगों के लिए आज साइंस का 6th क्लास का सेकंड चैप्टर वस्तुओं के समूह बनाना लेकर आई हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस टॉपिक में मैं आपको चीज़ें बताती जाऊँगी और इस बुक का पूरा डिटेल देती जाऊँगी। इसी तरह मेरे आने वाले सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर वस्तु के समूह बनाना पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तु पहचानिए, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं, इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को हम समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तु के समूह बनाने में बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में आकृतित कर उनसे जिस पदार्थ से बने के आधार पर बांटा। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? क्रियाकलाप 1। आइए अब हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से तथा विद्यार्थी के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, रबड़, डस्टर, झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बेट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कक्षा में क्या ले सकते हैं? दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें देख सकते हैं। इनको हम इकट्ठा तो नहीं कर सकते हैं। देखिए, बूझो कह रहा है कि ये जानना चाहता है कि क्या हमने ये पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तु को बनाने में किया जा सकता है। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो या समूह में बांट सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस तरह आप वस्तुओं को किस आधार पर एकत्र करें। यहाँ बच्चों की सृजनशीलता को देखा जा रहा है। वो कितनी कल्पना कर सकते हैं, उनके बारे में कितना सोच सकते हैं, उन चीज़ों को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, उन्हें कितनी चीज़ों की समझ है, इस चैप्टर में ये बताया गया है। और ख़ास करके यहाँ ठोस, द्रव, इन सभी से संबंधित चीज़ों के बारे में भी जानकारी दी गई है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब ये जो सारणियाँ दी गई हैं, इन सारणियों में बताया गया है कि आप किस प्रकार की अलग अलग चीज़ों से बनी वस्तुओं को समझ सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें किससे बनी हैं ये भी हमें समझ में आती हैं। यहाँ पर लकड़ी, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक, रुई, पेन, प्लेट, थाली, इनके बारे में बताया गया है। इसके बाद हम पदार्थ के गुण के बारे में यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे, जिसमें वो दिखाई किस प्रकार से पड़ती हैं और उनसे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, या क्या हम कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़ का उपयोग अन्य किसी में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दिखा है दिखावट के आधार पर, जैसे कि इसमें पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे से, एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में जो समानताएं हैं वो लकड़ी में नहीं हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पदार्थ के गुण की। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा कार्य काफ़ी हास्यप्रद प्रतीत नहीं होगा?
गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जिसमें ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना और उस पदार्थ से संबंधित चीज़ों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ जानकारी क्रियाकलाप में भी दी गई है कि किस तरह आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर वस्तु की पदार्थ के गुण हमने देखे हैं। अब हम यहाँ पर उसकी कठोरता के बारे में समझेंगे। कठोरता का आशय इससे संबंधित है कि जिन्हें ऐसे पदार्थ जो हाथों से दबा सकते हैं तो वो संपीड़न का प्रभाव होता है, या नहीं दबाना, या धातु की एक चाबी लें, इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ या वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास करना। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थ को आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। संपीड़न का मतलब होता है किसी भी वस्तु को दबाना। हम किस तरीके से, जैसे हम बात करते हैं रुई, स्पंज की, तो ये हम इन्हें आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, आसानी से दबा सकते हैं क्योंकि ये कोमल होते हैं। लेकिन कहीं भी हम लोहे की चीज़ों को, लकड़ी की चीज़ों को नहीं ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये कठोर होते हैं। देखिए गाइज, ये 6 क्लास की बुक है तो उसके हिसाब से यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। यही चैप्टर विलेय, अविलेय, ये सब चीज़ें 11th-12th में उस स्टैंडर्ड के हिसाब से दी गई हैं। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है समझने के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि कभी भी यहाँ शब्दों को उठा के पूछ लिया जाता है या ये पूछ लिया जाता है कि जो 6 क्लास है वहाँ पर हम साइंस में क्या पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम बता सकते हैं कि वस्तुओं के समूह से बनाने में हम क्या क्या देख सकते हैं। वहाँ पदार्थ के कठोरता के बारे में, पदार्थ के गुण के बारे में, विलेय अविलेय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं विलेय और अविलेयता के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि विलेय का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को द्रव में घोलना। जैसे कुछ ठोस पदार्थों को, जैसे कि हम बात करते हैं चीनी, नमक, पाउडर, बालू, इन सबको हम कांच के अलग अलग गिलास में रखकर इन्हें घोलने की कोशिश करते हैं। कौन सबसे जल्दी घुलेगा, कौन नहीं घुलेगा, यही विलेय और अविलेयता के बारे में हमें दर्शाता है। आइए अब हम इसमें आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि ये एक सारणी दी गई है कि जल में लुप्त होना, कौन कौन सी चीज़ें जल में लुप्त हो जाएगी, कौन कौन सी नहीं होगी, क्या लकड़ी का बुरादा लुप्त होगा, क्या चाक का पाउडर पानी में घुल जाएगा, क्या चीनी घुल जाएगी। तो ये चीज़ें हम आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर विलेयता के गुण और अविलेयता के गुण के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम यहाँ बात करते हैं सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल, ये सभी कैसे पदार्थ हैं। ये सभी एक द्रवित पदार्थ हैं। क्या इन्हें भी हम पानी में घोल सकते हैं? क्या ये सभी पानी में घुल जाएंगी? तो इसी के बारे में हमको जानकारी दी गई है कि क्रियाकलाप 5 में, कि इन सबको हम एकत्र करते हैं और कांच के अलग अलग गिलास में इनको सबको घोलने की कोशिश करते हैं। क्या हम इसे मिश्रित कर पाते हैं? तो यहाँ बताया गया है, जैसे ये पॉइंट्स दिए हैं ए और बी में, कि कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं और कुछ नहीं, है ना। जैसे कि अगर हम पेट्रोल को या किसी तेल को पानी में घोलेंगे तो वो नहीं घुलेगा, उसके जो कण हैं, उसके जो पदार्थ का जो गुण है वो ऊपर की तरफ रहेगा, जितना भी ऑयल होता है। तो जब भी हम आग बुझाने की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि वो आग किससे लगी है ना। जब हम देखते हैं कि अगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी से या किसी और चीज़ से तेल वगैरह से लगी है, घासलेट या पेट्रोल से, तो वहाँ हम कभी भी पानी का उपयोग आग बुझाने में नहीं करते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। ठीक है, कि कभी भी हम ऐसी जगहों पर तुरंत पानी नहीं आग बुझाते पानी से, और ना ही ऐसी स्थिति में हम पेट्रोल केरोसिन से लगी आग को बुझाते हैं। वहाँ हम रेत का या तो उपयोग करते हैं या कम्बल का, ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो इन चीज़ों को आगे न बढ़ाती हों। अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन सी वस्तुएं जल में तैर सकती है और डूब सकती हैं।
हाँ, जैसे कि इसमें चित्रों में बताया गया है पारदर्शिता के बारे में भी। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी वस्तुएं जल में डूबती हैं। यहाँ हम बॉयंसी फोर्स के बारे में अभी फ़िलहाल नहीं बात करेंगे। यहाँ सिर्फ ये बताया गया है कि जैसे इसमें लिखा है किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां वह कंकड़ जो इस तालाब में फेंक देते हैं, शहद का कुछ बूंद जिन्हें आप ग्लास के जल में डालते हैं, क्या ये सब तैरते हैं या घुल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि ये पारदर्शिता के बारे में बता रहा है। यहाँ 2-3 शब्द हैं, जैसे पारदर्शिता, अपारदर्शिता और एक शब्द आता है पारभासी। कई बार एग्ज़ाम में पारभासी शब्द के बारे में पूछा जाता है और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी में। ट्रांसपेरेंट जो चीज़ें होती हैं, पारभासी में हम बटर पेपर जो होता है उसको ले सकते हैं, क्योंकि वो हमें प्रॉपर तो पूरा नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसमें से हमें धुंधला दिखाई देता है, तो वो पारभासी कहलाता है। लेकिन पारदर्शिता में क्या होता है कि चीज़ों को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहाँ आप खेलते समय छिपना चाहेंगे, ताकि आप दूसरों को दिखाई न दे। आपको इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। इसी उन पदार्थों या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, क्या कहलाती हैं? पारदर्शिता कहलाती है या पारदर्शी कहते हैं। प्राय दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ, अन्य खाद्य पदार्थ को कांच या प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। इसके विपरीत जिनसे होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते हैं, वे अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर हमें बताया गया है पारभासी के बारे में। तो पारभासी वे चीज़ें होती हैं, जैसे प्रदीप्त बल्ब को दोबारा से देखिए। आप क्या देखते हैं कि अब बल्ब में हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देखा तो जा सकता है, परंतु स्पष्ट नहीं, वही चीज़ें पारभासी कहलाती हैं। अब यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा है, जैसे जो मेन शब्द हैं यहाँ पर कठोरता, अविलय, धुतिमय यानी चमकीला, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, रुक्ष यानी खुरदुरा, विलेय, पारभासी और पारदर्शिता। इसमें यहाँ पे सारांश जो दिया है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है, अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार, जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदुरे होते हैं, कुछ अन्य चिकने। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, तो कुछ अन्य कोमल। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं, जबकि कुछ अन्य विलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा अथवा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो ध्यान देने योग्य हैं। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली वस्तु के नाम, चमकदार पदार्थों को चयन करना, है ना, इन सभी क्रियाकलापों को हम समझ सकते हैं।